सो दिस इज नीट क्विककास्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी से। मैंने ये खुद के नोट्स प्लस एनसीईआरटी कंबाइन करके बनाया है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगी। अगर किसी भी पॉइंट पे इन डेप्थ समझना हो देन एनसीईआरटी में वो टॉपिक खोल कर एक बार जरूर से पढ़ लेना। सो लेट्स बिगिन। आज हम समझेंगे कैसे ह्यूमन बॉडी केमिकल मैसेजेस के थ्रू कंट्रोल होती है, बिल्कुल एक साइलेंट कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह जो हर ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करता है। वेलकम टू दिस डीप डाइव सेशन दोस्तों। हेलो एवरीवन। देखो एस्पिरेंट्स, अगर हम बेसिक कोऑर्डिनेशन को ऑब्जर्व करें तो हमारी बॉडी में बेसिकली दो मेन सिस्टम्स ऑपरेट करते हैं। एक है न्यूरल सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। राइट। और अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो न्यूरल सिस्टम एक क्विक फोन कॉल जैसा है। जैसे एक स्पेसिफिक पर्सन को कॉल किया, मैसेज डिलीवर किया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एग्जैक्टली। ये पॉइंट टू पॉइंट और बहुत रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। फास्ट जरूर है बट इसका इफेक्ट टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड होता है। और इस शॉर्ट लिव्ड नेचर का एक स्पेसिफिक एनाटॉमिकल रीजन भी है ना? क्योंकि नर्व फाइबर्स बॉडी के हर सिंगल सेल को इनोवेट नहीं करते। इसलिए रेगुलेट कैसे किया जाए, यहाँ पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सिस्टम की, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। मतलब अगर न्यूरल सिस्टम फोन कॉल है तो एंडोक्राइन सिस्टम एक ब्रॉड ईमेल ब्रॉडकास्ट की तरह फंक्शन करता है। हाँ, परफेक्ट एनालॉजी है। ये टारगेट तक धीरे धीरे पहुंचता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस जरूर है पर सबको प्रॉपरली अपडेट रखता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अब अगर इस ईमेल सिस्टम को डिटेल में समझें दोस्तों, तो इसके सेंडर्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। राइट, क्योंकि इनमें अनसिक्रीशंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डक्ट्स लैक करते हैं, तो ये अपनी सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। और इन्हीं केमिकल ईमेल्स को हम हार्मोन्स बोलते हैं। नीट एस्पिरेंट्स, अगर हम स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी डेफिनेशन को रिकॉल करें तो हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। हाँ, और ये इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं जो ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं। ट्रेस अमाउंट्स मतलब बहुत ही मिनिमल क्वांटिटीज, राइट? पर इनका इम्पैक्ट मैसिव होता है। एब्सोल्युटली। अब इस केमिकल ईमेल सिस्टम का एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम होता है जहां से बाकी सभी सिग्नल्स रेगुलेट होते हैं। तो हम ब्रेन रीजन से स्टार्ट करते हैं। चलो ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन के डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट, जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाँ, वो बेसिकली इस पूरे सिस्टम का अल्टीमेट कंट्रोलर है। इसके अंदर स्पेशल न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये न्यूक्लियाई स्पेसिफिक रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स सिंथेसाइज करते हैं। बायोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। हाँ, ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। तो अगर हाइपोथैलेमस इन हार्मोन्स के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है तो टेक्निकली हाइपोथैलेमस उस मास्टर का भी बॉस हुआ ना? एग्जैक्टली, वो बॉस है। पिट्यूटरी ग्लैंड फिजिकली हाइपोथैलेमस के नीचे एक बोनी कैविटी में लोकेट होता है जिसे सेला टूर्सिका बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ये कम्युनिकेशन दो हाईली स्पेशलाइज्ड पाथवेज के थ्रू ऑपरेट करता है। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटॉमिकली दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड होता है, एडेनोहाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। राइट। तो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करता है। एक मिनट, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ये टर्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन तो ऑर्गन से हार्ट तक वापस जाती है। सही पकड़ा। तो ये पोर्टल सिस्टम नॉर्मल ब्लड फ्लो से अलग कैसे एक्ट करता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, नॉर्मल ब्लड वेसल्स ऑर्गन से ब्लड सीधा हार्ट में ड्रेन करती हैं, लेकिन पोर्टल सिस्टम एक ऑर्गन से ब्लड डायरेक्टली दूसरे ऑर्गन तक कैरी करता है बिना हार्ट में ड्रेन किए। ओह, तो ये एक वीआईपी हाईवे की तरह एक्ट करता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच। बिल्कुल। और इस हाईवे का फायदा ये है कि हाइपोथैलेमस के ट्रेस अमाउंट वाले रिलीजिंग हार्मोन्स पूरी बॉडी के ब्लड वॉल्यूम में डाइल्यूट नहीं होते। मेक सेंस? वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स तक पहुंचकर उन्हें स्टिमुलेट या इनहिबिट करते हैं। हाँ, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन सिंथेसाइज करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एलएच, एफएसएच और एमएसएच। बट व्हाट अबाउट द अदर हाफ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के केस में हाइपोथैलेमस पोर्टल सिस्टम यूज नहीं करता, राइट? नहीं, वहां पर कंट्रोल डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के थ्रू होता है। देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एसेंशियली कोई नया हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता। वेट, रियली? वो खुद सिंथेसाइज नहीं करता? नहीं,
ये सिर्फ हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के टर्मिनल एंड्स का एक फिजिकल एक्सटेंशन है। हाइपोथैलेमस खुद 2 हार्मोन सिंथेसाइज करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसे हम ADH भी बोलते हैं। अच्छा, तो ये दोनों हार्मोन्स नर्व एक्सॉन्स के थ्रू ट्रैवल करके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और जब सिग्नल आता है तो वहां से ब्लड में रिलीज होते हैं। एग्जैक्टली तो अगर इन मास्टर हार्मोन्स का सिक्रीशन डिस्टर्ब हो जाए तो डायरेक्टली सिवियर क्लिनिकल डिसऑर्डर्स मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन यानी GH का अंडर सिक्रीशन हो तो बोन इलोंगेशन रुक जाती है, जिसे डॉर्फिज्म बोलते हैं। और अगर चाइल्डहुड में ही ओवर सिक्रीशन हो जाए तो बोन्स एक्सेसिवली ग्रो करती हैं, जिसे जाइगैंटिज्म कॉज होता है। पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अक्सर माइंड में आता है यार, अगर बचपन में ओवर सिक्रीशन नहीं हुआ और अचानक से अडल्टहुड में GH स्पाइक कर जाए तब क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। क्योंकि अडल्टहुड में तो बोन की ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुकी होती है, तो लेंथ तो इंक्रीज नहीं हो सकती। वहां पर एक बहुत ही यूनिक और डेंजरस डिसऑर्डर डेवलप होता है, जिसे एक्रोमेगैली बोलते हैं। मिडिल एज में अगर GH का ओवर सिक्रीशन हो तो लॉन्ग बोन्स स्ट्रेच नहीं हो सकती। राइट। पर एक्सट्रीमिटीज जैसे हैंड्स, फीट और फेस की बोन्स एबनॉर्मली थिकन और एनलार्ज हो जाती हैं। इसमें सिवियर फेशियल डिसफिगरमेंट होता है। ओह वाओ! और मैंने पढ़ा है कि इस डिजीज को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, और अगर प्रॉपर इंटरवेंशन ना हो तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है और प्री मैच्योर डेथ भी कॉज कर सकता है। बाप रे! दूसरी तरफ अगर हम उस पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले ADH हार्मोन की बात करें, ADH का मेन फंक्शन रीनल ट्यूब्यूल से वाटर को रीएब्सॉर्ब करवाना है। बिल्कुल, तो अगर इस ADH की डिफिशियंसी हो जाए तो किडनी वाटर कंजर्व नहीं कर पाती। रिजल्ट क्या होगा? बॉडी से सिवियर वाटर लॉस और डिहाइड्रेशन होने लगेगा और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा। इस स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं। सही कहा, ब्लड डाइल्यूट हो जाता है और यूरिन का वॉल्यूम मैसिव हो जाता है। अब दोस्तों, ब्रेन रीजन में एक और क्रूशियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड। हाँ, ये फोरब्रेन के डॉर्सल साइड पर लोकेट होता है ना? राइट। पीनियल ग्लैंड एक स्पेसिफिक हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे मेलाटोनिन बोलते हैं। मेलाटोनिन का प्राइम फिजियोलॉजिकल रोल हमारी बॉडी के 24 आवर डायर्नल रिदम को रेगुलेट करना है। यानी हमारी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक, कब नींद आनी चाहिए और कब उठना है, ये स्लीप वेक साइकिल मेलाटोनिन ही मेंटेन करता है। एग्जैक्टली। साथ ही ये बॉडी टेम्परेचर भी सिंक्रोनाइज करता है और इसके अलावा मेलानिन पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म और यहाँ तक कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स यानी इम्यूनिटी को भी डीपली इन्फ्लुएंस करता है। तो ब्रेन के इस मास्टर कंट्रोल रूम ने सिग्नल्स तो जनरेट कर दिए दोस्तों, पर अब बॉडी के फंक्शंस एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे होंगे? गुड पॉइंट। अगर बॉडी एक इंजन है तो उस फ्यूल को बर्न कौन करेगा? इस फ्यूल बर्निंग मैकेनिज्म को मैनेज करने के लिए हम नेक और चेस्ट रीजन के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्सप्लोर करते हैं। नेक में ट्रकिया के दोनों साइड पर बाइलोब्ड थायराइड ग्लैंड लोकेट होता है। और थायराइड फॉलिकल्स 2 मेजर हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, T3 और T4। इन हार्मोन्स का सेंट्रल फंक्शन बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR को रेगुलेट करना है। BMR को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करें एस्पिरेंट्स के लिए, तो जैसे एक गाड़ी न्यूट्रल में स्टार्ट खड़ी हो, इंजन आइडल मोड पर हो, तब भी उसको चालू रखने के लिए एक मिनिमम फ्यूल बर्न होता रहता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। वैसे ही जब हम कंप्लीट रेस्ट पर होते हैं तो हमारी बॉडी को लाइफ सस्टेन करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो BMR है। और दोस्तों, इन थायराइड हार्मोन्स के नॉर्मल सिंथेसिस के लिए डाइट में आयोडीन का प्रेजेंट होना बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। अगर किसी वजह से डाइट में आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं कर पाता। तो फिर बॉडी कॉम्पनसेशन के लिए ग्लैंड का साइज एनलार्ज कर देती है ताकि ज्यादा आयोडीन ट्रैप कर सके। इस एनलार्जमेंट को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसका क्लासिक फिजिकल मैनिफेस्टेशन गॉइटर है। राइट। पर इस डेफिशिएंसी का सबसे कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट तब देखा जाता है जब मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म हो, यानी प्रेगनेंसी के टाइम मदर में आयोडीन की कमी हो। हाँ, ऐसे में ग्रोइंग बेबी का न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल डेवलपमेंट सिवियरली अफेक्ट होता है। इस कंडीशन को क्रेटिनिज्म बोलते हैं। अब सोचो, क्योंकि BMR और सेल डेवलपमेंट ऑल्टर हो चुका है, बेबी में स्टंटेड ग्रोथ, सिवियर मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वोशेंट, एबनॉर्मल स्किन
और डेफ म्यूटिज्म जैसी परमानेंट कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। बहुत ही सीरियस कंडीशन है। और हाइपोथायरॉयडिज्म के ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पर हाइपरथायरॉयडिज्म एग्जिस्ट करता है, जहां हार्मोन्स एबनॉर्मली हाई लेवल्स पर सिक्रीट होते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल एक्सोथैल्मिक गोइटर है, जिसे हम कॉमनली ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। एग्जैक्टली इस ऑटोइम्यून कंडीशन में थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट डेंजरस लेवल्स तक इंक्रीज हो जाता है और फ्लूइड अक्यूमुलेशन की वजह से आईबॉल्स का आउटवर्ड प्रोट्रूजन होता है। और पेशेंट एक्सेसिव वेट लॉस और एंजाइटी भी एक्सपीरियंस करता है, राइट? हाँ, अब बीएमआर और मेटाबॉलिज्म के अलावा थायराइड ग्लैंड एक और मेजर प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसे थायरोकैल्सिटोनिन या टीसीटी बोलते हैं। टीसीटी ब्लड कैल्शियम लेवल्स को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करता है। और इस फंक्शन में टीसीटी अकेला नहीं है। बिल्कुल नहीं। थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे 4 छोटे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो पैराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच सीक्रेट करते हैं। अब टीसीटी और पीटीएच मिलकर एक रूम के थर्मोस्टैट सिस्टम की तरह ऑपरेट करते हैं। इस थर्मोस्टैट सिस्टम का मैकेनिज्म बड़ा एलिगेंट है। देखो, पीटीएच एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है। मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है। हाँ, जब भी ब्लड में कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होती है, पीटीएच सिक्रीट होता है। ये बोन्स पर एक्ट करके बोन रिजॉर्प्शन यानी डीमिनरलाइजेशन स्टिमुलेट करता है, जिससे कैल्शियम बोन्स से निकलकर ब्लड में आता है। और साथ ही ये रीनल ट्यूब्यूल से और डाइजेस्टेड फूड से भी कैल्शियम रीअब्सॉर्ब करवाता है। राइट। और जब ब्लड में कैल्शियम लिमिट से ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, तब थायराइड का टीसीटी एक्टिवेट होता है, जो ब्लड कैल्शियम को डिक्रीज करता है। तो एक हार्मोन कैल्शियम लेवल्स को पुल अप करता है और दूसरा उसको पुश डाउन करता है, और रिजल्टेंटली ब्लड कैल्शियम लेवल हमेशा परफेक्टली बैलेंस्ड रहता है। होम्योस्टैसिस का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है ये। अब नेक से थोड़ा और नीचे चेस्ट कैविटी में मूव करते हैं। लंग्स के बीच और स्टर्नम के पीछे थाइमस ग्लैंड लोकेट होता है। ये ग्लैंड हमारे इम्यून सिस्टम का प्राइमरी ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों। थाइमस ग्लैंड पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जिन्हें थाइमोसिन्स बोलते हैं। और इन थाइमोसिन्स का मेन रोल टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन करवाना है। टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब जब बॉडी के अपने सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं या अबनॉर्मल बन जाते हैं, तो ये उन्हें टारगेट करते हैं। साथ ही थाइमोसिन्स एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को भी स्ट्रांगली प्रमोट करते हैं, जो ब्लड और फ्लूइड्स में ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एक नीट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही क्रूशल क्लिनिकल कॉन्सेप्ट ना हाईलाइट करना जरूरी है। हाँ, प्लीज बताइए। बर्थ के टाइम थाइमस काफी प्रोमिनेंट होता है, पर एज के साथ ये स्लोली डीजनरेट करना स्टार्ट कर देता है। एग्जैक्टली। यही बायोलॉजिकल रीजन है कि ओल्ड इंडिविजुअल्स में थाइमोसिन्स का प्रोडक्शन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है और रिजल्टेंटली उनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत वीक बन जाता है, मेकिंग देम वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस। सही बात है। अब बॉडी मेंटेनेंस और इम्यूनिटी से आगे बढ़ते हुए चलिए एब्डोमेन रीजन में एंटर करते हैं, जहां बॉडी के सडन स्ट्रेस और एनर्जी लेवल्स मैनेज होते हैं। किडनीज के टॉप पर एंटीरियर पार्ट में एक पेयर एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एनाटॉमिकली इसके 2 मेन टिश्यूज होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। और एड्रीनल मेड्यूला डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। ये टिश्यू 2 कैटेकोलेमीन्स सिक्रीट करता है, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। इन दोनों को हम बायोलॉजिकली इमरजेंसी हार्मोन्स या फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स बोलते हैं। दोस्तों, इमेजिन करो आप जंगल में हो और सामने अचानक एक टाइगर आ जाए। उस स्प्लिट सेकंड डेंजर में आप फ्रीज हो जाओगे या पूरी फोर्स से भागोगे? ऑब्वियसली भागेंगे। राइट। पर उस एग्जैक्ट मोमेंट में अचानक से मसल्स में इतनी एक्सट्रीम एनर्जी और माइंड में अलर्टनेस कहाँ से आती है? ये सब एड्रेनल मेड्यूला के कैटेकोलेमीन्स का मैजिक है। बिल्कुल, ये ब्लड में फ्लड हो जाते हैं, प्यूपल डायलेशन इंड्यूस करते हैं, पाइलो इरेक्शन यानी हेयर्स का रेज होना कॉज करते हैं और प्रोफ्यूज स्वेटिंग स्टार्ट करते हैं। और इस सडन एनर्जी को फ्यूल करने के लिए मैकेनिज्म्स भी ट्रिगर होते हैं। हाँ, ये हार्मोन्स हार्ट कंट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं ताकि ब्लड फ्लो फास्ट हो और रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज्यादा ऑक्सीजन मिले। साथ ही ये ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टिमुलेट करते हैं ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल इमीडिएटली स्पाइक हो, और लिपिड्स और प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन भी प्रमोट करते हैं। ये तो हुई इंस्टेंट सर्वाइवल की बात, पर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस और डेली फ्लूइड बैलेंस कौन मैनेज करेगा? उसके लिए हम एड्रीनल कॉर्टेक्स पर आते हैं। राइट। कॉर्टेक्स को 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स में डिवाइड किया जाता है।
नीट एस्पिरेंट्स को इसका सीक्वेंस स्ट्रिक्टली आउटर से इनर याद रखना चाहिए। आउटरमोस्ट लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल में जोना फासिक्युलाटा और इनरमोस्ट लेयर जोना रेटिकुलरिस होती है। और एड्रीनल कॉर्टेक्स मेनली कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। कॉर्टिकॉइड्स को उनके फिजियोलॉजिकल रोल्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें कॉर्टिसोल मेन हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व करते हैं। ये ग्लूकोनियोसिस, लाइपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस स्टिमुलेट करते हैं। कॉर्टिसोल का एक और मेजर रोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेंटेन करना और स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, जो इम्यून रिस्पॉन्सेस को सप्रेस करता है। दूसरी कैटेगरी में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं, जिनमें एल्डोस्टेरॉन बॉडी का मेजर हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन रीनल ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करता है और सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जबकि पोटेशियम और फॉस्फेट आयंस को एक्सक्रीट करता है। और अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो जाएं और इन हार्मोन्स का अंडर प्रोडक्शन होने लगे तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सिवियरली ऑल्टर हो जाता है। एक्सट्रीम फटीग और वीकनेस आती है और स्किन पर ब्राउन पिगमेंटेशन दिखती है। इस स्पेसिफिक क्लिनिकल डिसऑर्डर को एडिसन्स डिजीज कहते हैं ना? यस। अब मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन को और क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए एक और वाइटल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, पैंक्रियास। पैंक्रियाज एक एलोंगेटेड कॉम्पोजिट ग्लैंड है, यानी ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस ब्यूटीफुली परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस बोलते हैं। इंटरेस्टिंग। स्टैटिस्टिकल फैक्ट ये है दोस्तों कि एक नॉर्मल ह्यूमन पैंक्रियाज में 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस होते हैं, जो टोटल पैंक्रियाटिक टिश्यू का सिर्फ 1 से 2% ही फॉर्म करते हैं। सिर्फ 1 से 2%? वाओ! और इन्हीं माइक्रोस्कोपिक आइलेट्स में हमारे 2 मेन टाइप्स के सीक्रेटरी सेल्स लोकेट होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। इन दोनों का फंक्शन बिल्कुल ऑपोजिट पर कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ग्लूकागॉन एक हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, यानी ये एक्टिवली ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ये मेनली लिवर सेल्स यानी हेपेटोसाइट्स पर एक्ट करता है। इस मैकेनिज्म को एक सिंपल एनालॉजी से विजुलाइज करते हैं। इमेजिन करो लिवर आपकी बॉडी की एक बड़ी पैंट्री है। ओके। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स उस पेंट्री में जार्स के अंदर टाइटली पैक करके रखे जाते हैं और उस पैक्ड फॉर्म को ग्लाइकोजन बोलते हैं। जब बॉडी स्टार्वेशन मोड में होती है और ब्रेन को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, तो ग्लूकागॉन एक मैनेजर की तरह आता है और येल करता है, जार्स को जल्दी अनपैक करो। हाँ, बहुत सही। वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टिमुलेट करता है। ग्लाइकोजन टूटकर वापस ग्लूकोज बनता है और ब्लड में रिलीज होता है। साथ ही ग्लूकोनियोजेनेसिस भी ट्रिगर करता है। और दूसरी तरफ इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक पेप्टाइड हार्मोन है। जब आप हेवी मील कंज्यूम करते हैं और ब्लड में ग्लूकोज फ्लड हो जाता है, तो इंसुलिन हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पर बाइंड करता है। ये सेल्स को सिग्नल भेजता है कि जल्दी से ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करो। फिर उस एब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज को वापस उन ग्लाइकोजन जार्स में पैक कर देता है, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इस डायनामिक इंटरप्ले से ब्लड शुगर स्ट्रिक्टली मेंटेन होती है। लेकिन अगर इंसुलिन का सेक्रीशन सीवियरली ड्रॉप हो जाए या सेल्स उस पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर दें, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूअसली डेंजरसली हाई रहता है। इस प्रोलॉन्ग्ड हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टेमिक डिसऑर्डर मैनिफेस्ट होता है, जिसे डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। ग्लूकोज यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगता है और फैट मेटाबॉलिज्म के इंटरमीडिएट वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिन्हें कीटोन बॉडीज बोलते हैं, ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। इसको फिजिकली मैनेज करने के लिए पेशेंट्स को रेगुलर इंसुलिन थेरेपी एडमिनिस्टर की जाती है। देखो, हमने सेंट्रल और लोकलाइज्ड प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थॉरली कवर कर लिए, लेकिन बायोलॉजी का ब्यूटी उसकी इंटरकनेक्टेडनेस में है। राइट। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ इन ट्रेडिशनली डेजिग्नेटेड ग्लैंड्स तक लिमिटेड नहीं है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और बॉडी के दूसरे अनएक्सपेक्टेड मेजर टिश्यूज भी एक्टिव हार्मोनल कम्युनिकेशन करते हैं। चलिए गोनाड्स को एनालाइज करते हैं। मेल्स में एक पैर टेस्टिस स्क्रोटल सैक में एक्स्ट्रा एब्डोमिनली लोकेट होते हैं। टेस्टिस एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहां स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, उनके ठीक बीच इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें लीडिक सेल्स बोलते हैं।
और लेडिक सेल्स स्पेसिफिकली एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन सबसे प्रोमिनेंट हार्मोन है। ये एंड्रोजन्स मेल असेसरी सेक्स ऑर्गन्स का फिजिकल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन प्रॉपर्ली रेगुलेट करते हैं। मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल हेयर, लो पिच वॉइस स्टिमुलेट करते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सेंट्रल ट्रिगर प्रोवाइड करते हैं। और फीमेल्स में ओवरीज पेल्विक रीजन में लोकेट होती हैं। ओवरी मेनली 2 स्टेरॉयड हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी में बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और ये ग्रोइंग फॉलिकल्स एक्टिवली एस्ट्रोजन सिंथेसाइज करते हैं। एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करता है, मैमरी ग्लैंड्स डेवलप्ड स्टिमुलेट करता है और हाई पिच्ड वॉइस जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रेगुलेट करता है। फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ओव्यूलेशन होता है तो ओवम रिलीज हो जाता है, पर वो बचा हुआ रप्चर्ड एम्प्टी फॉलिकल वेस्ट नहीं होता। वो एक येलो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे कॉर्पस लुटियम बोलते हैं। और ये कॉर्पस लुटियम भारी क्वांटिटी में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना स्टार्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी को मेंटेन और सपोर्ट करता है। ये मैमरी ग्लैंड्स पर बाइंड करता है और वहां एल्वियोलाई फॉर्म करता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्यूचर में मिल्क स्टोर और सिक्रीट करते हैं। पर देखो, एंडोक्रीन स्ट्रक्चर्स की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक नॉन एंडोक्रीन टिश्यूज हैं जो मेटाबॉलिक रेगुलेशंस के लिए इंडिपेंडेंटली हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सबसे प्रोमिनेंट है हमारा कार्डियोवैस्कुलर पंप यानी हार्ट। ये पार्ट थोड़ा माइंड बेंडिंग है। हार्ट तो बेसिकली एक मस्कुलर पंप है जो ब्लड पुश करता है, तो उसको हार्मोन सिक्रीट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? एक्चुअली जब ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर अचानक से बहुत इंक्रीज हो जाता है तो हार्ट के एट्रियल वॉल फिजिकली स्ट्रेच होती है। ओह अच्छा। इस स्ट्रेच रिस्पॉन्स में वो एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करती है जिसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर या ANF बोलते हैं। ANF डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर तुरंत डिक्रीज होकर नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। अमेजिंग। और उसी तरह किडनी को भी कंसिडर करते हैं। किडनी का प्राइमरी फंक्शन फिल्ट्रेशन और एक्सक्रेशन है, पर उसके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक स्पेसिफिक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे इरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं। जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, तो ये इरिथ्रोपोएटिन बोन मैरो पर एक्ट करके इरिथ्रोपोएसिस यानी रेड ब्लड सेल्स का रैपिड फॉर्मेशन स्टिमुलेट करता है। साथ ही हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डाइजेशन के फेजेस को कंट्रोल करने के लिए 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स सिक्रीट करता है। हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर एक्ट करके HCl और पेप्सिनोजन रिलीज करवाता है। सीक्रेटिन एक्सोक्राइन पैंक्रियास पर बाइंड करके वाटर और बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करवाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन यानी CCK पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों को टारगेट करके पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस रिलीज करवाता है। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी GIP एक्सेसिव गैस्ट्रिक सिक्रीशन और स्टोमक मोटिलिटी को इनहिबिट करके ओवर डाइजेशन प्रिवेंट करता है। तो ग्लैंड्स, ऑर्गन्स और उनके सभी केमिकल सिक्रीशंस का एग्जॉस्टिव मैप हमने ड्राफ्ट कर लिया, पर फिजियोलॉजी में अंडरस्टैंडिंग तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक हम बायोकेमिकल इंटरैक्शन ना समझें। राइट। एक नीट एस्पिरेंट के माइंड में ये एनालिटिकल सवाल जरूर आना चाहिए दोस्तों। ये ट्रेस अमाउंट वाले हार्मोन्स टारगेट टिश्यू के पास पहुंचकर एक्चुअली अपना सेल्यूलर इफेक्ट कैसे एक्सर्ट करते हैं? उनका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है? एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझने के लिए हमें इन हार्मोन्स के केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बायोकेमिकली हार्मोन्स को प्राइमरीली 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला ग्रुप है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स। इस ग्रुप में इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सभी हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी हार्मोन्स आते हैं। दूसरा ग्रुप है स्टेरॉइड्स, जिनमें मेनली लिपिड बेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन। तीसरा ग्रुप आयोडोथायरोनिन्स का है, जिसमें हमारे थायराइड हार्मोन्स आते हैं। और चौथा ग्रुप अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स का है, जैसे एपिनेफ्रिन। हार्मोन का ये फिजिकल स्ट्रक्चर और सॉल्यूबिलिटी ही डिटरमिन करते हैं कि वो टारगेट सेल के रिसेप्टर पर बाइंड कैसे करेगा। देखो, हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिकली टारगेट सेल पर ही प्रेजेंट होते हैं। जो हार्मोन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, मोस्टली पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, वो टारगेट सेल की लिपिड सेल मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए उनके रिसेप्टर्स बाहर सेल की मेम्ब्रेन पर ही प्रेजेंट होते हैं। इनको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बोलते हैं। जब ये पेप्टाइड हार्मोन्स इन एक्सटीरियर रिसेप्टर्स पर बाइंड करते हैं तो हार्मोन सेल के अंदर एंटर नहीं करता,
बल्कि रिसेप्टर की शेप चेंज होती है और वो मेम्ब्रेन के अंदर साइड एक नया इंटरनल केमिकल सिग्नल जनरेट करता है, जिसे सेकंड मैसेंजर कहते हैं। ये सेकंड मैसेंजर्स जैसे साइक्लिक एएमपी, IP3 या कैल्शियम आयंस सेल के साइटोप्लाज्म में कैस्केड रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं, एंजाइमेटिक मशीनरी एक्टिवेट करते हैं और अल्टीमेटली बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। इस मैकेनिज्म के ठीक कॉन्ट्ररी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स जैसे स्टेरॉइड्स और आयोडोथायरोनिन्स सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ कंपैटिबल होते हैं। वो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को स्मूथली क्रॉस करके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर सीधा एंटर कर जाते हैं। इनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के पास होते हैं, इसलिए इन्हें इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके सीधा जीनोम पर एक्ट करता है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑल्टर करता है और जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को फिजियोलॉजिकली रेगुलेट करता है। इन दोनों मैकेनिज्म्स में फर्क बहुत फंडामेंटल है और इसको विजुअलाइज करने के लिए हम एक फेमिलियर रियल लाइफ एनालॉजी यूज कर सकते हैं। हाँ, पेप्टाइड हार्मोन को आप एक डिलीवरी बॉय की तरह इमेजिन करें जो कंपाउंड के मेन गेट पर अपना पार्सल लेकर आता है। डिलीवरी बॉय गेट के अंदर एंटर नहीं करता, वो बस गार्ड यानी मेम्ब्रेन रिसेप्टर को पार्सल देकर वापस चला जाता है। फिर गार्ड उस पार्सल को एक इंटरनल पियोन यानी सेकंड मैसेंजर को देता है और वो पियोन उस मैसेज को आगे फ्लैट तक पहुंचाता है ताकि एक्शन हो सके। ये विजुअलाइजेशन रिकॉल के लिए बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। और दूसरी तरफ स्टेरॉइड हार्मोन का अप्रोच बिल्कुल अलग है। उसको बाहर परमिशन नहीं लेनी पड़ती। एग्जैक्टली स्टेरॉइड हार्मोन एक ऐसे क्लोज रिलेटिव की तरह है जिसके पास सीधा आपके मेन दरवाजे की चाबी होती है। वो किसी डिलीवरी बॉय की तरह बाहर गार्ड के पास नहीं रुकता। वो सीधा लिपिड बाइलेयर क्रॉस करता है, साइटोप्लाज्म पार करता है, सीधा न्यूक्लियस में एंटर करता है और वहां डीएनए पर डायरेक्ट इंपैक्ट जनरेट करता है, जीन एक्सप्रेशन बढ़ाता है, नई प्रोटीन्स सिंथेसाइज करवाता है। डिलीवरी बॉय वर्सेस रिलेटिव विद अ की, ये इमेज माइंड में फिक्स कर लीजिए एस्पिरेंट्स। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से लेकर ग्रॉस एनाटॉमी तक एंडोक्राइन सिस्टम का कंप्लीट फंक्शन बेसिकली बैलेंस और रेगुलेशन पर बेस्ड है। बॉडी एक हाईली सोफिस्टिकेटेड फीडबैक लूप के थ्रू कंटिन्यूसली केमिकल स्टेटस मॉनिटर करती रहती है ताकि कोई भी एक्शन ओवर एक्टिवेट या परमानेंटली शट डाउन ना हो। हमने ऑब्जर्व किया कि कैसे न्यूरल सिस्टम की हाई स्पीड नर्व वायरिंग और एंडोक्राइन सिस्टम के स्लो बट परवेजिव केमिकल ईमेल्स मिलकर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की सिम्फनी बनाते हैं। हाइपोथैलेमस अपने पोर्टल सिस्टम से पिट्यूटरी को कमांड करता है, वहां से कैस्केड स्टार्ट होता है और थायराइड, एड्रीनल और गोनाड्स अपना प्रिसाइज टारगेटेड रोल प्ले करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ कमांड और फिर सेल्यूलर लेवल पर स्पेसिफिक डिलीवरी मैकेनिज्म्स। ये सब एक परफेक्टली ट्यून्ड बायोलॉजिकल फैक्ट्री की तरह ऑपरेट करता है। पर फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ एग्जाम तक लिमिटेड मत रखिए। इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, इनका व्हाई और हाउ डीपली एनालाइज कीजिए। यही एनालिटिक अप्रोच ट्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। बिल्कुल सही कहा। और इसी के साथ एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए एक रिमाइंडर, मेडिकल कॉलेज की उस व्हाइट कोट को अर्न करने के लिए आपकी मेहनत ऐसी ही कंसिस्टेंट और टारगेटेड होनी चाहिए, बिल्कुल हमारे हार्मोन्स और उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की तरह। आप लोग डेली अपने स्पेसिफिक गोल्स के लिए फोकस कर रहे हैं और हर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज और क्लिनिकल प्रैक्टिस के एक कदम और पास ले जाती है। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना सीखिए, जस्ट लाइक होम्योस्टेसिस। कंसिस्टेंसी और टारगेटेड एफर्ट से ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को मास्टर किया जा सकता है। फोकस मेंटेन रखिए और मल्टीपल रिविजन्स पर जोर दीजिए। जाते जाते एक फाइनल इंटरेस्टिंग थॉट एक्सरसाइज आपके लिए छोड़कर जाते हैं। दोस्तों, सोचिए कि अगर हमारी बॉडी का ये कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म अचानक फेल हो जाए, अगर आपके थायराइड या एड्रीनल ग्लैंड्स कंटिन्यूअसली सिक्रीट करना स्टार्ट कर दें बिना किसी इनहिबिटर स्टॉप सिग्नल के, ऐसे सिनेरियो में हमारे डेलिकेट इंटरनल बैलेंस यानी होम्योस्टेसिस पर अचानक से क्या इमीडिएट कैटास्ट्रोफिक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा? अपना क्लिनिकल माइंड दौड़ाइए, हाइपोथेसिस जनरेट कीजिए और नीचे कमेंट्स में अपने आंसर्स जरूर पोस्ट करें। देखते हैं हमारे इन फ्यूचर डॉक्टर्स की क्लिनिकल रीजनिंग कितनी शार्प है। कीप स्टडिंग, मेंटेन दैट फोकस एंड कीप डाइविंग डीप।